कैसे पालेगा? उससे अराजकता फैलेगी, भुखमरी आएगी। जैसे किसान का मुद्दा है, आपने सीए से शुरू किया था, वैसे मजदूर का मुद्दा भी उससे भी खतरनाक है। जो एमएसपी लगेगी तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मोदी जी की गारंटी का मेरे को नहीं मालूम। अगर एमएसपी मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको 40 रुपए गेहूं नहीं खरीदना पड़ेगा। जो वो कह रहे बिचौलिया खत जो बोल रहे हैं जी, जो सीए लाने की जरूरत क्या थी, ये आप मेरे को बता दें, फिर मैं बता दूंगा कि ये सही है या गलत है। वही पूछना चाह रहे हैं कि सर सीए कानून आपके हिसाब से आना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, और नहीं आया है क्या? देखिए सर, सीए एक नागरिकता कानून है, नागरिकता अधिनियम कानून करके एक नोटिफिकेशन जारी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उनका ये कहना है कि ये जो सीए कानून है, जो बाहर के मतलब जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से माइग्रेंट होके इंडिया में आए हैं, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई और पारसी, जो भी कम्युनिटी, नॉन मुस्लिम लोग जितने भी आए हैं, उनको यहाँ पे एक नागरिकता मिले। तो आपका क्या कहना है कि ये कानून सही है या गलत है? क्या आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि पहले नागरिकता नहीं मिलती थी? नहीं, पहले नागरिकता जो बाहर से माइग्रेंट होके आते थे उनको नहीं मिलती थी। उसके लिए बहुत कड़े कानून थे। मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत कड़े कानून थे। उन कड़े कानूनों को फ्लेक्सिबल किया गया है बहुत आसान तरीके से। नहीं, आपको मैं बता दूं, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी, वो भी पाकिस्तान से थे। अच्छा। उधर से आकर के इधर आने रहने लगे। बहुत सारे हमारे गाँव में रहने वाले लोग हैं जो पाकिस्तान से आकर के इधर इंडिया में रहे हैं। तो जब पहले उनको नागरिकता लेने में कोई दिक्कत नहीं आई, तो अभी क्यों आई? अभी एक क्या है कि हम किसी एक सबका नाम ले लिया। मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा था, सिख का नाम भी आपने ले दिया, हिंदू का, जैनी का, पारसी का, बौद्ध का, सभी आ गए, लेकिन मुस्लिम धर्म का आपने नाम नहीं लिया। उसका कारण मैं बताता हूँ। ऐसा है, ये तीनों कंट्रियों में मुस्लिम जो है बहुल आबादी है, और ये जो कानून इम्प्लीमेंट होता है ये अल्पसंख्यकों के लिए होता है। इन तीनों देशों में हिंदू और जितनी भी, मैंने हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी जितने भी वहाँ पे वो अल्पसंख्यक हैं, वहाँ के अल्पसंख्यकों को यहाँ पे नागरिकता दे रहे हैं। अब यहाँ के जो बहुल जो धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म है, वो वहाँ पे बहुल है, मतलब उनका सबसे ज़्यादा वहाँ पे वर्चस्व है। तो इसी वजह से उनको ना दे करके उनके नॉन मुस्लिमों को दिया जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जी, वहाँ वालों को यहाँ क्यों नागरिकता देनी है जी, उसका कारण क्या है? अब आप देखिए कि जैसे पाकिस्तान के अंदर सिखों को और साथ में हिंदुओं को जितना वहाँ पर प्रताड़ना हुई है, उसकी वजह से उनको वहाँ से भाग के माइग्रेंट होके इंडिया में आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे उनका धर्म परिवर्तन वगैरह सारी समस्या उनके साथ वो झेल रहे थे। तो क्या उनको यहाँ पे आके देना नागरिकता क्या गलत है आपकी नज़र में? आप मेरे को एक बात बताइए, अगर पाकिस्तान में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या सुन्नी और शिया के नाम पे उधर लड़ाई नहीं हो रही? मुसलमान है दोनों जी, वो तो प्रताड़ित हो रहे हैं। हमारे देश का जो सिस्टम है, जो ढांचा है, हम सभी धर्मों को मानने वाले और सबको प्यार करने वाले हैं जी। तो जब सबको हम प्यार करते हैं तो फिर हम एक को क्यों छोड़े? अगर देश को आज़ाद करवाने के लिए अशफाक उल्लाह खान साहब शहादत देते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद शहादत देते हैं, शहीद भगत सिंह शहादत देते हैं, तो फिर भारत तो सभी का है, तो फिर उनको क्यों छोड़ा गया? तो उन्होंने नहीं कहा कि हम तो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं। अगर तब नहीं हुआ तो अब क्यों? मेरा सवाल आप ही से है, आप ही के सवाल पे अगर ये बात है, नागरिकता आप ही के माध्यम से पता चल रहा है कि नहीं मिल रही थी, मैं बता रहा हूँ कि मिलती थी। अगर हमारे क्राइटेरिया बहुत हार्ड थे, तो उसको हर कोई फुलफिल नहीं कर पाता ना, बहुत रेयर बंदे कर पाते थे, जिसकी वजह से जैसे कोई अपना वहाँ से वीज़ा लेके आया या आके शरण ली, इस के लोगों को मिल जाता था, वो भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंस को। पर अब क्या है कि आम जनता जिनके पास कुछ है ही नहीं, वो जो प्रताड़ित है, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, उनको भी आज की डेट में ये कानून का फ़ायदा मिला है। जैसे असम के अंदर काफ़ी लोग माइग्रेंट होके गए, असम के अंदर एक काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है जो वहाँ पे उनको इस नागरिकता कानून का काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो रहा है। और देश की कई स्टेट हैं जहाँ पे ऐसी प्रॉब्लमें आ रही है। और अगर असम में बेनिफिट है तो फिर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? प्रोटेस्ट हो रहा है सीए के विरोध में। आपको वो जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, मैं एक मिनट
अगर वो प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब मैं किसान हूँ, मैं छोटी खेती करता हूँ, तो तब से अब तक अगर मेरे को दिक्कत है तो मैं अपने गांव से उठ कर के रात के चले हुए हैं, हम रात को सो नहीं पाए, तो सुबह से उधर बैठे हुए हैं आकर के। हमें कोई दिक्कत है, तकलीफ है, तभी तो हम आ रहे हैं इसमें। उनको भी है, अगर सीए में देना है सबको, अगर सहूलत देना सबको दो। अगर आपके बच्चे होंगे 4 तो आप एक आप छोड़ देंगे, 3 को बोलेंगे हम अपनी जायदाद दे देंगे, तो आप बताइए कि आप सही कर रहे हैं? अगर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारे कानून बने हैं, वो सबके लिए चाहिए। आपका क्या कहना है इसमें, किनको ऐड गौर करना चाहिए? जो भी रह गए, कौन रह गया आपके हिसाब से? जो आपने नहीं बोला उनको भी ऐड करना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं मुस्लिम को भी ऐड, सबको ऐड करना चाहिए, सबका देश है। और पर सर एक बात बताइए, जी, बांग्लादेश में है या पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान में, वहाँ हिंदू तो मतलब मुस्लिम इंडियन तो है नहीं वहाँ पे तो उनका अपना अलग देश बना हुआ है। वो अपने अलग देश की यहाँ पे इंडिया में आके क्यों नागरिकता लेना चाहेंगे? क्या वजह है उनकी नागरिकता लेने की? हिंदू क्यों लेना चाहेंगे? हाँ, हम जर्मन में वहाँ पे प्रताड़ित हैं। हमारे मुल्क के 14 लाख लोगों ने इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा में नागरिकता ली। कहीं बोला भाई सिख है या हिंदू है या मुसलमान है, तो हमारे देश में कि भेदभाव क्यों किया जा रहा है? इसलिए ये सवाल बहुत गलत है। जो भी नागरिकता देनी है सभी को देनी चाहिए, बस। पर सर एक बात बताइए ना, कोई इंसान जैसे कोई भी देश होता है, उस देश में जो अल्पसंख्यक है, जैसे पहले भारत देश में ही कहा जाता था कि मुस्लिम अल्पसंख्यक है, पर आज की डेट में अल्पसंख्यक नहीं है। आज की डेट में अल्पसंख्यक में आते हैं सिख समुदाय और भी कई जैन समुदाय, पारसी समुदाय, वो सिख अल्पसंख्यक में आते हैं। मुसलमान भी अल्पसंख्यक है, क्योंकि नहीं सर, 28 करोड़ से ज़्यादा हमारे देश में मुस्लिम कम्युनिटी है। तो क्या उसको बहुत गिनती कहेंगे? नहीं सर, उसमें अल्पसंख्यक की कैटेगरी होती है कुछ परसेंटेज तक की, पर उस परसेंटेज के अंदर मैं बात बोली थी कि अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, कनाडा का भी कहा कि मुसलमान को नागरिकता देंगे या हिंदू को देंगे या सिख को देंगे, कभी कहा कि नहीं सर, उनका कानून अलग है, हमारा कानून अलग है। मिसाल बनना चाहिए। नहीं सर, मिसाल बनने से हमारे देश पाकिस्तान में परेशानियां हुई है। पीछे 2014 से पहले आपने देखे हालात कैसे थे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में, क्यों जो घट गिनती पड़ताल होती है, तो हिंदुस्तान को मिसाल बनना चाहिए। इनको घट गिनतियों को बहुत अच्छा चुकना चाहिए ताकि दूसरे मुल्कों में दबाव पा सके कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना जो हम कर, तो दबाव चल सकता है। सर एक सवाल मैं करता हूँ आपसे। हाँ। आपका घर है, आपका घर काफ़ी बड़ा है, 10 लोग रहते हैं आपके घर में, और बाहर के मोहल्ले से आके कोई बंदा आके कहता है जी मेरा घर टूट फूट गया, एक का कर लोगे आप, रख लोगे क्या? 10 लोग आएंगे, 10 के 10 को आप अपने घर में रख लोगे? मैं क्या, हमारे साथ 4 लाख 14 लाख कैपेसिटी भी तो देखोगे ना कि आप कितने तक का बोझ उठा सकते हैं। आप जितने का बोझ ना उठा पाए, उनसे ज़्यादा का बोझ आप कैसे ले लेंगे? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से कितने हिंदू आए हैं बताइए? कितने आए हैं? देखो डाटा के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, मैं बेसिक क्वेश्चन पे कर रहा हूं। इसी का जवाब आप बताइए सर। डाटा जवाब भी इसी का मिलेगा ना, तो बताइए कितने आए हैं? नहीं सर, आपको डाटा पता है, आप ही बताइए, क्योंकि मैं डाटा पे बात नहीं कर मैं 14 लाख का कहते हमारे नागरिकता ले ली बाहर, 14 लाख से ज़्यादा नहीं आए हैं, कम आए हैं। तो क्या बोझ है हमें? जो 14 लाख तो हमारे भारत से विदेश में चले गए हैं, तो 14 लाख लोग बाहर से हमारे इंडिया में नहीं आए हैं, तो हमारे ऊपर कौन सा एक्स्ट्रा बोझ पड़ा है? सर एक बात बताइए, बाहर 14 लाख लोग क्यों गए? आप इसका क्या जवाब देंगे? बेरोजगारी। क्या अपने रोजगार, कोई 20 लाख रुपए खर्च करके कनाडा, इंग्लैंड जा रहा है, वो बेरोजगार है? आप मानते हो उसको बेरोजगार? मैं बताता हूँ, एक मिनट है। अभी भाई है, ये लोग हैं, मैं भी हूँ, मैं नहीं जा सकता कनाडा, मैं सक्षम नहीं हूँ देने के लिए कनाडा की फीस को, आपके वहाँ पे खर्चा करने के लिए। आपके घर में कितने घर में मेंबर है? आपके मम्मी डैडी? हाँ जी। आपके बच्चे? जी। मान लीजिए आप सक्षम नहीं है, लेकिन अभी आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तैयारी के, बाहर भेजेंगे, मानो या ना मानो? सर मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ सर, इसका जवाब मैं देता हूँ। मैंने मेरे बच्चों को ऐसी पढ़ाई दे रहा हूँ कि मेरा बच्चे देश से बाहर कभी जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं अपने देश से बड़ा प्यार करता हूँ और मेरे लिए देश सबसे पहले है, और मेरे बच्चे कभी देश से बाहर थोड़ी गाल। अच्छा, आपने बताया कि आपके घर में 10 लोग हैं, आएंगे। हमारा ये गुरुद्वारा है,
हम कोई हजारों की गिनती में आ रहे हैं आज जी। हमारे घर में भी आते हैं। हम पंजाब का यही कल्चर है जी दूसरी बात मैं आपको बता दूं 20 लाख की जी हमने अभी गांव का कुछ घूमने का कुछ प्रोग्राम था तो गए जी पंजाब में। आप कभी भी आए आप ऐसे कैमरे में टीम के साथ आए मैं आपको पंजाब के घरों में लेके जाऊंगा। जी जी आप बोल रहे हैं 20 लाख क्यों लगाया 20 लाख? घर में माँ पे जो माँ है या उसका बाप है वो बिस्तर पे पड़ा है पैरालाइज का अटैक है। जी बच्चा बाहर से विदेश से नहीं आ रहा इंडिया में कि मेरा काम छूट जाएगा। अगर मेरा काम छूट गया तो मेरा जो काम दोबारा नहीं बन पाएगा। मैंने किस्त भरना है घर का गाड़ी का वो अपने बाप को नहीं देख रहा है। क्यों देख रहा? 20 लाख तो लगा दिया। जी क्यों लगाया? क्योंकि इधर अगर उसको रोजगार मिल जाए वो बाहर क्यों जाए विदेश में? आप बोल तो दिया। एक मिनट माँ बाप से ज्यादा प्यार कौन करता है? बच्चा करता है। माँ बाप बच्चे से प्यार करता है। माँ बाप को दिखाई दे रहा है इधर रोजगार नहीं है। जी अगर रोजगार नहीं है तो वो अपना जमीन जायदाद जो संपत्ति हो बेच करके बच्चे को विदेश भेज रहा है। वो इसलिए नहीं भेज रहा कि वो देश से प्यार नहीं करता। कौन नहीं देश से प्यार करता? जी जो तिरंगा झंडा है वो हमारा सबसे ऊपर है। बिल्कुल हम सभी उसका सत्कार करते हैं जी। और करना भी चाहिए हमारा फर्ज है वो। और दूसरी बात आप बोल रहे थे कि आप उसके लिए इतना पैसा उपलब्ध नहीं करवा सकते बच्चों के लिए जितनी पढ़ाई करवाई आपने बच्चों के लिए। आपको दिल्ली का स्कूल मिल है आपने पढ़ाई करा ली चलो ये भी हम जोड़ देते हैं। पंजाब के स्कूलों की हालत देखिए जाकर के और बच्चों की जो फीस है वो जाकर के देखिए। अभी एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। जो वो पढ़ाई कराने वाला आदमी एक किसान है 1 एकड़ में रहता है 1 एकड़ की खेती करता है 1 लाख रुपया उसका फसल का आ रहा है। उसमें फसल का खर्चा भी बच्चों की दवाई घर की दवाई कपड़ा भी पहनना है स्कूल को बच्चों को स्कूल की फीस भी देना है सब कुछ करना है। वो लाख रुपए में नहीं हो पाएगा। उसको कुछ साइड बिजनेस करना पड़ेगा। वो चल नहीं रहा तो वो क्या कर रहा है? वो दुबई जा रहा है जो इसके लिए नहीं अपना पैसा जुटा रहा है वो दुबई जा रहा है। जो 20 लाख ला रहा है वो तो 40 भी लगाते हैं लोग 75 लाख लगा रहे हैं जिनके पास है। अपना बच्चा कोई दूर नहीं भेजना चाहता। ये मजबूरी बन चुकी है। अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था 15 लाख का पैसे का भी वादा किया था बाद में जुबला बोल दिया। आजकल भी गारंटी दे रहे हैं। हमें भी वादा किया था 3 काले कानून का लेकिन वो वहीं के वहीं हैं। आज हम फिर आना पड़ा हमें घर छोड़ करके। 3 काले कानून को तो सस्पेंड कर चुके हो तो पहले कहाँ पर सर देश के सामने अभी एमएसपी कहाँ पर है? हाँ एमएसपी की बात कानून भी वहीं के वहीं है। जो आप बोल रहे हैं ना उनको बोल रहे हैं कि हम करके उस पर कमेटी बनाएंगे देखेंगे करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के सरमाएदार को अगर जो कारपोरेट घरानों को देना है सब कुछ किसान को मजदूर को नहीं देना है तो उसके लिए तो हर एक आदमी घर से उठ करके आएगा और आवाज तब तक बुलंद करता रहेगा जब तक उसको अपना हक नहीं मिलता। सर आपके हिसाब से जो किसान आंदोलन है उसके लिए आपकी क्या मांगे हैं थोड़ा आप इस पे गौर बिल्कुल पहले तो सभी स्तरों पे एमएसपी चाहिए जी। तो जो स्वामीनाथन कमीशन की जो खर्च को जोड़ करके जो उसपे ठेके पे जमीन लेता है वो सारा जोड़ करके और किसान का हाँ C+ तो उसको जोड़ करके जो किसान का बेनिफिट उतना रहना चाहिए जैसे वो आपका कहने का मतलब है जितना उनका खर्चा हो उस पे 50% जोड़ के वो उसका आपका एमएसपी होना चाहिए। अच्छा एमएसपी का फायदा क्या है? आप सवाल करोगे थोड़ा जल्दी हमारी ट्रेन आने वाली मैं जल्दी खत्म कर दूं। एमएसपी पे अगर आप गेहूं मैं 20 रुपए बेच रहा हूँ ठीक है सर तो अगर आपको गेहूं का आटा लेना है बाजार से तो आपको 40 मिल रहा है तो आपको गेहूं का पता है कि 20 मिल रहा है तो आप सीधा 20 ले लोगे क्योंकि एमएसपी का मालूम है। आप एमआरपी पे ले रहे हो एमएसपी पे नहीं। अगर आपको पता है कि मेरे को 20 रुपए मिलेगा मैं 40 एमएसपी पे अगर मुझे खरीदना हो एक आम जनता को तो वो कहाँ से खरीद सकती है? कहाँ से नहीं खरीदा? जैसे अब आप कह रहे सरकार ले ले जब सरकार ले लेगी तो सरकार से हम थोड़ी ना खरीद सकते। हम तो जो वो जिसको बेचेंगे उनके थ्रू ही लेंगे। आज भी जैसे 40 ले रहे हैं कल को 80 हो जाएगा 60 हो जाएगा। मैं बताता हूँ आपको उसका कोई रास्ता नहीं बताता हूँ मैं। एमएसपी पे आप हमारे गांव में क्या हो रहा है किसान क्या कर रहा है मजदूर क्या कर रहा है जब मंडी में फसल आती है मंडी से एक मजदूर आप तो पढ़े लिखे हो जो मजदूर अंगूठा छाप है दिहाड़ी लगाता है वो मंडी से फसल खरीद लेता है। वो क्या करता पहले भी प्राइवेट खरीदने का अधिकार था। कुछ ही लोगों के पास कुछ जिलों में जो FCI के जो सरकारी एजेंसियां थे वो खरीद करती थी। प्राइवेट पहले भी खरीद थी। तो फिर ये काले कानून क्यों लाए गए? जैसे आपने CA का पढ़ा ऐसे ही काले कानून ये हैं। इसी तरह से सभी को अगर आप जांचोगे परखोगे तो आपको सारा निचोड़ निकल के मिलेगा
कि कहने के लिए है कि ये गलत है ये सही है, असल जिसके ऊपर पड़ती है बिल्कुल सही उसको कह रहे हैं। पता ये चलता बात है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक बात और पूछना चाहूंगा सर, एमएसपी के बाद इसके अलावा और ऐसी कौन सी बहुत जरूरी मांग है जो आपको लगता है कि सरकार तक वो मैसेज जाना चाहिए आपका? जो मजदूरों को जी इन्होंने 12 घंटे दिहाड़ी किए हैं, जी। कानून पास किया है, वो भी रद्द कर, सभी जगह पे अगर जो कानून थे ना 44 कानून, उनको तोड़ करके 4 कोड बना दिए, ठीक है, उनको कानून में बहाल करना चाहिए। ठीक है सर। तो लेबर कोड जो बनाए हैं वो मजदूर के लिए बहुत ही खतरनाक है। एक तो उसको 8 घंटे की जगह 12 घंटे दिहाड़ी करनी पड़ेगी, तो दूसरी तरफ उसका जो रेट है दिहाड़ी का वो भी कम कर दिया इन्होंने। तो जो परिवार है वो कैसे पालेगा, उससे अराजकता फैलेगी, भुखमरी आएगी। जैसे किसान का मुद्दा है, आपने सीए से शुरू किया था, वैसे मजदूर का मुद्दा भी उससे भी खतरनाक है। जो एमएसपी लगेगी तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मोदी जी की गारंटी का मेरे को नहीं मालूम, अगर एमएसपी मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको 40 रुपए गेहूं नहीं खरीदना पड़ेगा। जो वो कह रहे बिचौलिया खत्म कर रहा है, बिचौलिया खत्म नहीं हो रहा, पैदा हो रहा है। जो खरीद पंजाब में आलू की फसल चल रही है, तो आलू का जो आज का रेट है, जब वो चला जाएगा कोल्ड स्टोर में तो आलू का भाव आपको महंगे में खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर सीधा वो हम नहीं रख सकते स्टोर में, आप भी नहीं रखते, लेकिन गेहूं तो ड्रम में भर करके साल भर के लिए रख सकते हो। वो तो मंडी में हो पंजाब में, तो आपके दिल्ली में भी गेहूं काफ़ी जगह पे है, वहाँ से आप सीधा ले सकते हो। कोल्ड स्टोरेज से ले सकते हैं। कोल्ड स्टोर तो जब खोलेंगे वो सब्जियों बिल्कुल ठीक है जी। तो इसके किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है ना, आगे आइए सर। किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है ना, मेरे दादा के पास 200 बीघे जमीन थी, मेरे पिताजी के पास 50 बीघे रह गई, अब मेरे पास 10 बीघे रह गई। अब 10 बीघे जमीन 2 किले, इसमें आदमी कौन पेट पाल सकता है अपना? तो ये सबसे बड़ी कमी है। अब आप जो बता रहे हैं कि साहब ये जो आपने बताया कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, इसमें बहुत सारे गैप्स हैं। ऐसा नहीं होता, गणित ऐसे नहीं चलता कि ये ऐसा हो जाएगा तो मजदूर को इस भाव मिल जाएगी। अगर ऐसा होना होता तो होने पहले ये चीज़ें हो जानी चाहिए थी। बता दो, देखो क्या होता है, अगर आप सपोज करो एक बार बात हो रही है, अगर आप देखते हो कौन मक्के बच्चे बनाते हैं घर पे पॉपकॉर्न, वो पैकेट कितने का बिक रहा है मार्केट में? है वीर जी, मक्के का पैकेट कितने में बिक रहा है मार्केट में? 25-30 रुपए था। और कितने रुपए कुंटल बिकता है वीर जी? मक्का कितने रुपए कुंटल लगा? 1200 तो 1700 रुपए बिक रहा क्वांटल। अब बता दो कितना गैप आ गया? गैप कित्थों आया? ਉਹ ਪੰਜ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। जैसे चिप्स भी खाते हैं हम लेस के, वो इतना एक आलू के भी बस नहीं होते, आप बट चिप्स का देखिए। माफी चाहता हूँ भाई, हमारी ट्रेन आने वाली है, Thank तो you, आप जब चाहो पंजाब आओ, हम आपको पंजाब की जो धरती से जुड़ी हुई बातें, जो छोटे किसान उनके पास लेके जाओ। लीजिए अरविंद